एक मलेशियाई चीनी हिप हॉप कलाकार तालिबान को सुझाव देता है अफगानिस्तान में स्थिरता कैसे कायम रखी जाए और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला महसूस होता है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। सेलिब्रिटी होना जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है, विशेष रूप से चीन में जहां आप प्रशंसकों, नफरत करने वालों और सत्तावादी राज्य से लगातार जांच कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते चीन की रद्द संस्कृति के बारे में एक एपिसोड किया था। यह क्रूर है, भले ही आप वास्तव में चीन में न हो। हाल ही में ताइवानी शो होस्ट डी हसू ने ताइवान को एक देश होने का अर्थ बताने के लिए ब्रांड सौदों में $1 मिलियन से अधिक का नुकसान किया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने ताइवान की ओलंपिक टीम को राष्ट्रीय एथलीट कहा। इतना ही, लोग पागल हो गए क्योंकि राष्ट्रीय एथलीटों का मतलब था कि ताइवान एक राष्ट्र है। मुझे लगता है कि उसे चीन के ताइवान प्रांत के एथलीट कहना चाहिए था। ये सिर्फ जबान फिसलना था। इसके बारे में क्या पागल है? डी हसू ताइवान की सबसे बीजिंग अनुकूल हस्तियों में से एक है। अगर वह चीन की रद्द संस्कृति से सुरक्षित नहीं है तो कोई भी नहीं है। चीन मनोरंजन उद्योग के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है, खासकर पूर्वी एशिया में। तो ये समझ में आता है कि मशहूर हस्तियां चीन में अपनी प्रतिष्ठा की इतनी परवाह क्यों करती हैं। लेकिन चीन के बाजार में सफल होने में एक बड़ी बाधा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। वे एक नाइट क्लब में बाउंसर की तरह है। आप उन्हें कुछ पैसे और अपनी पूरी ईमानदारी के बिना अंदर नहीं जा सकते। शुक्र है वहां अभी भी कुछ कलाकार हैं जो उस बेवकूफ क्लब में नहीं आना चाहते हैं। हालांकि उन्हें प्रेस बहुत कम मिलता है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहती कि लोग उन पर ध्यान दें। जो मुझे रैपर नेमवी के पास लाता है। नामवी का जन्म और पालन पोषण मलेशिया में हुआ था और वह चीनी मूल के हैं। उनके संगीत में चीनी डायस्पोरा की कई अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को शामिल किया गया है। कुछ हफ्ते पहले नेमवी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो पर एक पोस्ट लिखा था जिसने चीन में कभी भी बड़े होने की उनकी संभावनाओं को काफी हद तक बर्बाद कर दिया। ये पोस्ट तालिबान के लिए अफगानिस्तान में पूरी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए 8 स्थिरता रखरखाव प्रस्तावों के बारे में था। चरण 1, नागरिकों को बाहरी दुनिया से संवाद करने से रोकने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और गूगल जैसे दुष्ट इंटरनेट मीडिया को ब्लॉक करें। चरण 2, अपनी खुद की आधिकारिक राज्य द्वारा संचालित समाचार वेबसाइट, संचार सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्थापित करें। लोगों को ये बताने के लिए आधिकारिक राज्य द्वारा संचालित समाचार प्रसारित करें कि विदेशी मीडिया लोगों की आलोचना करने के इरादे से बुरी विदेशी ताकतें हैं। फेक न्यूज न देखें। चरण 3, तालिबान नेता की एक विशाल प्रतिमा बनाएं और इसे राष्ट्रपति कार्यालय के द्वार पर रखें। सड़क पर हर जगह प्रचार के नारे लगाएं। स्कूलों में छात्रों का ब्रेन वॉश करें और हमेशा लोगों को बताएं कि तालिबान नेता कितने महान हैं। ऐसा लगता है इतना परिचित। ये लगभग वैसा ही है जैसा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी करती है। और अगर आपको लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस तुलना से थोड़ी परेशान हो सकती है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम चरण 6 पर नहीं पहुंच जाते। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए तालिबान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से और क्या सीख सकता है? मलेशियाई चीनी हिप हॉप कलाकार नेमवी के पास हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। चरण 4, नागरिकों को सेंसर किए गए फायरवॉल को कूदने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन केवल झगड़े लेने के लिए। जब तक उनकी सरकार के खिलाफ एक भी आलोचना होती है, नागरिकों को उन्हें आक्रामक या अफगान विरोधी मेंढक या ENMSL कहते हुए संदेश लिखना चाहिए। मेंढक एक गाली है जिसका उपयोग चीनी नेटिजन्स ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले लोगों पर हमला करने के लिए करते हैं। विचार ये है कि ताइवान के लोग कुएं के तल पर मेंढक की तरह हैं, जो चीन के चमत्कारों को नहीं देख सकते हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये एक अच्छा अपमान था और ENMSL एक अपमान है जिसका शाब्दिक अर्थ है तुम्हारी मां मर चुकी है। फिर मैंने ये नहीं कहा कि ये एक अच्छा अपमान था। चरण 5, राष्ट्रीय छुट्टियों पर माई कंट्री अफगानिस्तान और विदाउट तालिबान देयर विल नो न्यू अफगानिस्तान
जैसे देशभक्ति गीत गाने के लिए विदेशियों के एक समूह को आमंत्रित करने के लिए बहुत पैसा खर्च करें। एक प्रसिद्ध चीनी प्रचार गीत है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के बिना कोई नया चीन नहीं होगा कहा जाता है। ये उस गीत का आदर्श उदाहरण है जो देश चीन को सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ता है। बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल भी डरावना नहीं। और हाँ, कभी कभी उन्हें इसे गाने के लिए विदेशी भी मिल जाते हैं। चरण 6 पर आगे बढ़ते हुए, यदि नागरिक सरकार के प्रति कोई असंतोष व्यक्त करते हैं तो तुरंत एक जेल के समान जगह बनाएं। लेकिन आपको इसे बाहरी दुनिया के लिए जेल नहीं कहना चाहिए। पुनर्शिक्षा के लिए स्वतंत्र विचार वाले किसी भी व्यक्ति को राउंड अप करें। जब विदेशी मीडिया को आमंत्रित किया जाता है तो कैदियों को खुश करने के लिए मजबूर करें। समय समय पर कैदियों को तरबूज उगाने और विदेशी मुद्रा के लिए तरबूज निर्यात करने के लिए मजबूर करते हैं। चरण 4, ये बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन नामवी ये कहना भूल गए कि तालिबान को बहुत खुश कैदियों को भी विदेशी मीडिया के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया जब चीनी अधिकारियों ने उइगरों को बीबीसी के लिए नृत्य करने के लिए कहा। यहाँ कोई नरसंहार नहीं। चरण 7, अफगान लोगों को ताकत देने और उन्हें याद दिलाने के लिए कि सभी विदेशी कमीने हैं। ईद अफगान वॉरियर ईद अफगान वॉरियर 2 जैसे ये देशभक्ति की झलकी का एक गुच्छा शूट करें। ये निश्चित रूप से चीन की कुख्यात वुल्फ वॉरियर फिल्मों का संदर्भ है जिसने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी शब्द को प्रेरित किया। और चरण 8, अमेरिकियों स्तब्ध मूर्ख है शीर्षक वाले वीडियो बनाने के लिए इंटरनेट हस्तियों पर पैसा खर्च करें। ये रूस इसे एक साथ नहीं रख सकता। और मुझे इस जीवन में अफगानिस्तान को चुनने का कभी पछतावा नहीं होगा। लोगों को इस सामग्री को देखने दें और बोनस प्रचार के लिए उन्हें इंटरनेट पर दोबारा पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी और भी तरीके हैं, लेकिन मैं उन सभी को एक पोस्ट में नहीं लिख सकता। मैं टिप्पणी करने और अन्य सुझाव देने के लिए सभी का स्वागत करता हूँ। मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और उन्हें उस भाषा में अनुवाद करूंगा जिसे अफगान समझ सकते हैं और उन्हें तालिबान के पास विचार के लिए भेज देंगे। जब तक तालिबान इन तरीकों का पालन करते हैं वे ब्रिटेन से आगे निकल सकते हैं और 3 साल के समय में अमेरिका को पकड़ सकते हैं। ब्रिटेन को पार करना और अमेरिका तक पहुंचना वास्तव में माओ से तुंग द्वारा 1950 के दशक के अंत में गढ़ा गया एक शब्द है। माओ को उम्मीद थी कि चीन इस्पात उत्पादन में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा और अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इसने मूल रूप से ग्रेट लीप फॉरवर्ड लॉन्च किया और अंत में नामवी अपने संगीत का प्रचार करता है किसी भी अन्य कलाकार की तरह होगा। लेकिन हो सकता है कि ये बहुत अच्छा प्रचार न हो, क्योंकि इस 8 चरणीय पोस्ट में नामवी की पूरी वीबो प्रोफाइल को तुरंत हटा दिया। न केवल नेमवी को वीबो से हटा दिया गया है, बल्कि मूल रूप से अन्य चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में कोई बकवास नहीं है। हालांकि इसे अन्य देशों में कुछ कवरेज मिला। नेमवी की कार्रवाइयां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर उनके रुख को बहुत स्पष्ट करती है। दरअसल कुछ लोग हैरान थे कि नेमवी को पहले से ही चीनी सोशल मीडिया पर ब्लॉक नहीं किया गया था। उन्होंने अन्य कलाकारों के साथ सहयोग किया है जो चीनी शासन के बड़े प्रशंसक नहीं है, जैसे उनके गीत चाइना रिगेटन में जिसमें एंथोनी वोंग है। एंथोनी वोंग एक हांगकांग अभिनेता और गायक है जो लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता भी है। वोंग ने 2014 के अम्ब्रेला मूवमेंट के दौरान प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। फिर उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उनके करियर ने बहुत बड़ी हिट ली। नामवी ने ताइवान के पर्यटन ब्यूरो के साथ प्रचार वीडियो भी बनाए हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे ताइवान चीन का प्रांत कहा। नेमवी जैसे कलाकार दिखाते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी के बिना भी करियर बनाना संभव है। ऐसे कलाकार को देखना ताजा है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आत्म सेंसर नहीं करता है। चलो बस आशा करते हैं कि उसे कभी चीन नहीं जाना पड़ेगा। और अब मेरे लिए आपके एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पैट्रियन और लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। पैट्रियन पर स्माइलिंग मैन पूछता है, मेरे पास एक सवाल है, क्योंकि ये मुझे भ्रमित करता है कि आप सीसीपी कम्युनिस्ट कहते हैं। अगर वे खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि चीन अब कुछ तक एक अभिजात वर्ग और एक कुलीन वर्ग के बीच है? मुझे ये भी लगता है कि वे बेहद पूंजीवादी है
लेकिन ये एक और विषय है। बढ़िया सवाल, स्माइलिंग मैन। मैं सीसीपी को कम्युनिस्ट कहता हूं क्योंकि वे कम्युनिस्ट हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि साम्यवाद धन के पुनर्वितरण के बारे में सिर्फ एक आर्थिक दर्शन है। ये पारंपरिक मूल्यों को और विकार करना केवल लोगों की संपत्ति, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और समाज के हर पहलू पर राज्य का नियंत्रण लेना। और हाँ, आज भी चीन में ऐसा ही है, सिर्फ चेयरमैन माओ के अधीन नहीं। वास्तव में अभी कुछ महीने पहले चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लोगों से कहा था कि मार्क्सवाद और समाजवाद जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और जब शी जिनपिंग समाजवाद की बात करते हैं तो उनका मतलब उसी तरह से होता है जैसे कार्ल मार्क्स ने किया था। वह समाजवाद साम्यवाद का मार्ग है। 1978 में चीन की अर्थव्यवस्था के खुलने के बाद ये पूंजीवादी लग सकता था, लेकिन ये वास्तव में कभी भी एक मुक्त बाजार नहीं था। पार्टी ने हमेशा पर्दे के पीछे की चीजों को नियंत्रित किया और अब संकेत है कि चीन की अर्थव्यवस्था और भी कम मुक्त होने लगी है। उदाहरण के लिए, एक नई धन पुनर्वितरण नीति है जिसे व्यंजन। Please support us on patreon.com/China Uncensored or on ChinaUncensored.locals.com, and you'll have the chance for me to answer one of your questions on the show. I'm Chris Chappell. Thank you for watching China Uncensored.